आसमान में एक साथ जुड़े हुए अनगिनत ड्रोन जो बिल्कुल किसी विशाल जेलीफिश की तरह तैर रहे थे। बड़े ड्रोनों के नीचे छोटे ड्रोन पैरों की तरह लटके थे। ये कोई इंसानी तकनीक नहीं बल्कि सीधे तौर पर एलियंस जैसा कुछ था। पिछले 2 दशकों में पहली बार मार गिराए गए अमेरिकी फाइटर पायलट के इस आधिकारिक बयान ने अमेरिकी खुफिया तंत्र में हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। सुपर पावर अमेरिका को अपनी हवाई ताकत और अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स पर जो घमंड था वो 2026 की इस जंग में पूरी तरह चकनाचूर हो चुका है। हाल ही में ईरान ने अमेरिका के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 पर सटीक निशाना लगाकर दुनिया को चौंकाया था। लेकिन अब 3 अप्रैल 2026 को ईरान के ऊपर मार गिराए गए अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट के पायलट ने जो खुलासा किया है उसने पेंटागन के होश उड़ा दिए हैं। आज क्लियर कट में हम विश्लेषण करेंगे कि क्या ईरान ने सचमुच कोई ऐसी खतरनाक आसमानी तकनीक बना ली है जिसे पकड़ पाना अमेरिकी रडार के बस में भी नहीं है। 2 दशकों का रिकॉर्ड टूटा, F-15E का ऐतिहासिक पतन। इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले 23 सालों में ये पहला मौका है जब किसी दुश्मन देश की मिलिट्री ने अमेरिकी फाइटर जेट को आसमान में मार गिराया है। इससे पहले साल 2003 में बगदाद के ऊपर अमेरिका का एक A-10 थंडरबोल्ट विमान इराकी मिसाइल का शिकार हुआ था। उसके बाद से आज तक अमेरिकी वायुसेना को आसमान में कोई छू भी नहीं पाया था। लेकिन अमेरिकी मीडिया नेटवर्क CNN की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक इस F-15E जेट के पायलट ने विमान से इजेक्ट होने यानी बाहर कूदने के ठीक पहले आसमान में ड्रोनों का एक ऐसा जाल देखा जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने माइन फील्ड ऑफ ड्रोन यानी बारूदी सुरंगों जैसा आसमानी जाल कहा है। खुफिया अधिकारियों की डीब्रीफिंग में पायलट ने इसे जेलीफिश फॉर्मेशन का नाम दिया, जहां दर्जनों ड्रोन आपस में एक सामूहिक बुद्धिमत्ता की तरह जुड़े हुए थे। क्या है ईरान की मैश नेटवर्किंग और स्वार्म कैपेबिलिटी? इस जेलीफिश जैसे पैटर्न के पीछे अमेरिकी इंटेलिजेंस को जो सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है वो है 1-to-many मैश नेटवर्किंग यानी एडवांस ड्रोन स्वार्म तकनीक। इस तकनीक में ड्रोनों को सिर्फ जमीन पर बैठा कोई ऑपरेटर कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वो सारे ड्रोन हवा में उड़ते हुए डेटा लिंक के जरिए एक दूसरे से सीधे बात करते हैं। वो स्वायत्त यानी पूरी तरह ऑटोनॉमस होते हैं और ज़मीन के बदलते हालातों के हिसाब से आसमान में अपना आकार बदल सकते हैं। अब तक माना जाता था कि ये तकनीक केवल अमेरिका, चीन या रूस के पास है, लेकिन अगर ईरान ने इसे हासिल कर लिया है तो ये तकनीक के मामले में एक बहुत बड़ी छलांग है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें रूस या चीन की बैकडोर एंट्री हो सकती है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरे युद्ध में ईरान ने अपनी स्वदेशी मिसाइल और ड्रोन तकनीक से हर बार पश्चिमी देशों को चौंकाया है। पश्चिमी देशों के अनुमानों को ध्वस्त करता ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड। ये पहली बार नहीं है जब पश्चिमी इंटेलिजेंस ने ईरान की ताकत को कम आंकने की भूल की है। युद्ध की शुरुआत से पहले अमेरिकी और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों का दावा था कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें अधिकतम 2000 किलोमीटर तक ही जा सकती हैं। लेकिन ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के सबसे सुरक्षित सैन्य अड्डे डियागो गार्सिया पर 4000 किलोमीटर दूर से सटीक हमला करके इस अनुमान को मलबे में तब्दील कर दिया। यही नहीं, इजराइल के अभेद एयर डिफेंस को भेदने के लिए ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जो आखिरी सेकंड में अपनी दिशा बदलने की वजह से इंटरसेप्ट नहीं की जा सकती थी। F-35 का शिकार और प्रोडक्ट 358 का
खौफ। इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब ईरान ने अमेरिका के अदृश्य माने जाने वाले स्टेल्थ फाइटर F-35 को ट्रैक करके उस पर हमला कर दिया। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि इस असंभव काम को अंजाम देने के लिए ईरान ने अपने सबसे अनोखे हथियार प्रोडक्ट 358 का इस्तेमाल किया। यह हथियार एक लोइटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन और सरफेस टू एयर मिसाइल यानी सैम का एक बेहद खतरनाक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है। इसे लॉन्च करने के बाद ये किसी बाज की तरह आसमान में चक्कर काटता रहता है, स्वायत्त रूप से दुश्मन के विमान को ढूंढता है और जैसे ही कोई लड़ाकू विमान इसकी जद में आता है ये सीधे उससे टकराकर खुद को ब्लास्ट कर देता है। क्या ये सिर्फ एक भ्रम था? द फॉग ऑफ वॉर। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो अमेरिकी मिलिट्री के भीतर एक बड़ी बहस का कारण बना हुआ है। खुफिया अधिकारियों का एक धड़ा इस जेलीफिश थ्योरी पर पूरी तरह यकीन नहीं कर रहा है। दरअसल जिस अमेरिकी पायलट ने यह गवाही दी है वो एक ही महीने के भीतर दूसरी बार आसमान से क्रैश होकर गिरा था। इससे पहले वो कुवैती सेना की फ्रेंडली फायर यानी गलत फहमी में दागी गई मिसाइल का शिकार हुआ था। इतने भारी तनाव और मौत के मुंह से 2 बार निकलने के कारण मुमकिन है कि पायलट फॉग ऑफ वॉर यानी युद्ध के भ्रम का शिकार हो गया हो। सैन्य इतिहास गवाह है कि अत्यधिक तनाव और जी फोर्स के कारण पायलटों को अक्सर ऑप्टिकल इल्यूजन यानी नजरों का धोखा होता है। ठीक वैसे ही जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी और ब्रिटिश पायलटों को आसमान में रहस्यमयी चमकते हुए गोले दिखाई देते थे जिन्हें फू फाइटर्स कहा गया और आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो क्या थे। मुमकिन है कि ईरान ने केवल कई सारे प्रोडक्ट 358 ड्रोनों को एक निश्चित रास्ते पर छोड़ दिया हो और पायलटों को तेजी में वो एक साझा जीव या जेलीफिश की तरह नजर आए हों। हकीकत चाहे जो भी हो, चाहे वो ईरान की कोई नई सुपर टेक्नोलॉजी हो या फिर किसी थके हुए पायलट की नज़रों का धोखा, लेकिन एक बात तो साफ है कि अब युद्ध का मैदान पूरी तरह बदल चुका है और कल तक जो देश खुद को आसमानी दुनिया का बेताज बादशाह समझते थे, आज उनके ही फाइटर जेट्स के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। इसी आसमानी जंग और बदलते वक्त की हकीकत पर आलोक श्रीवास्तव लिखते हैं, परिंदों की दुनिया का ये एक कड़वा सलीका है, उड़ानें तय नहीं करती कि कल आसमान किसका होगा। ईरान की इस नई ड्रोन चुनौती ने यह साबित कर दिया है कि भविष्य के युद्ध महंगे विमानों से नहीं बल्कि सस्ते और स्मार्ट ड्रोनों के झुंड से जीते जाएंगे। पेंटागन की इस जांच में आगे क्या नए खुलासे होते हैं, हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया और डिफेंस की ऐसी ही सटीक और बारीक खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।